नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुरक्षा और सुगमता के संकल्प समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के 150 नए वाहनों का लोकार्पण किया और निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने जवाहर सर्किल पर पुलिस थाना वाहन, पुलिस फील्ड अधिकारियों के वाहन और सड़क सुरक्षार्थ हाईवे रेस्क्यू वाहन के तहत एक ट्रूप की कैरियर को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस मौके पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक के साथ साथ कमिश्नर सहित पुलिस और प्रशासन के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव जो है इस वक्त चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और कई कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना भी किया। पुलिस के 150 नए वाहनों का लोकार्पण किया गया, हरी झंडी दिखाई गई और उन्हें रवाना किया गया। तो साप्ताहिक कार्यक्रम और महोत्सव कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। आपको बता दें, पुलिस के 150 नए वाहनों का लोकार्पण किया गया है। इसी कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की थी। तो पूरे राजस्थान में राजस्थान साप्ताहिक महोत्सव कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, पूरे राजस्थान में साप्ताहिक महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान सीएम ने हरी झंडी दिखाकर 150 नए वाहनों को रवाना किया है, और क्या कुछ कार्यक्रम में सीएम ने किया? राजस्थान दिवस को लेकर एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पिछले एक सप्ताह से अलग अलग जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उनमें भाग ले रहे हैं। कल बीकानेर के अंदर किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था और आज इसी राजस्थान दिवस का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है इसी को लेकर जयपुर के अंदर पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए पुलिस को सौगात दी गई और डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 150 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब ये वाहन है वो पुलिस बेड़े की शोभा बढ़ाएंगे और पुलिस के जो आला अधिकारी है उनके वाहन थे। इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर, हाईवे रेस्क्यू को लेकर और अन्य जो मोबाइल यूनिट होती है पुलिस की, उसको लेकर ये विभिन्न वाहन थे। वाहनों की संख्या कुल मिलाकर 150 थी जो अब पुलिस के इस बेड़े में शामिल हो चुके हैं। कार्यक्रम को लेके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस महानिदेशक UR साहू और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और इसी के साथ ही जवाहर सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री है वो भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कुल मिला के इन वाहनों के द्वारा पुलिस विभाग को जो लंबे समय से उनकी समस्या थी, वाहनों को लेकर जो कमी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण आपदा के समय और जहां अपराध या मौके पर पहुंचने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पुलिस विभाग को, उनके लिए एक बड़ी ये सौगात है जो मुख्यमंत्री के द्वारा इस राजस्थान दिवस का जो ये साप्ताहिक समारोह है इसके दौरान दी गई है। भुवनेश, और क्या कुछ सरकार की तरफ से दिया जा चुका है? जैसे कि आपने बताया कि इस बार पुलिस प्रशासन के लिए ये बड़ी सौगात जो है वो दी गई है, 150 नए वाहनों का लोकार्पण किया गया है। अब इसके अलावा और क्या कुछ राजस्थान को दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? जी प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से राजस्थान सरकार का भी बजट सत्र चल रहा है तो बजट की घोषणा के दौरान भी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो दिया कुमारी है उनके द्वारा राजस्थान को बड़ी सौगातें दी गई और इसके बाद जो वित्त और विनियोग जो विधेयक है उस पर चर्चा हुई और उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कई घोषणाएं की थी। और इस बजट सत्र के चलते ही साथ में जो राजस्थान दिवस है, पहले राजस्थान दिवस जो है वो 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ करता था राजस्थान में, लेकिन इस बार भजनलाल सरकार ने उसे 7 दिवस का कार्यक्रम बनाया और इसमें ये तय किया गया कि जो राजस्थान दिवस पहले राजधानी जयपुर में आयोजित होता था, अब हालांकि उसका मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित होना है, लेकिन 7 दिन तक अलग अलग जिलों में जो संभाग स्तर के जो जिले हैं, संभाग के जो कार्यालय है, वहां जाके वहां के लोगों से मिलके और उन लोगों को जो सौगातें दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के जो विकास की है कड़ी है उसमें और एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल बीकानेर में उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन था, वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को सौगात दी। तो आज वही भरतपुर के अंदर
कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री भुवनेश, क्योंकि आपने बताया कि इस बार पुलिस प्रशासन के लिए सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है, तो क्या कुछ सुविधाएं पुलिस को मिल सकती है इसके जरिए? देखिए, पुलिस विभाग की काफी लंबे समय से मांग थी कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और जो वाहनों की कमी थी वो पूरा किया जाए। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट, जैसा कि पुलिस की जो होली है उसका कई जगह विरोध हुआ था, यानी कि उनकी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन था, लेकिन अभी आज जो उन्हें सौगात मिली है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि एक साथ में 150 वाहन जो है वो विभाग को जो मिले हैं, तो उसमें सभी स्तर के वाहन है। पुलिस के जो आला अधिकारी है, अधिकारियों को जो वाहन चाहिए थे वो इसमें है। ट्रैफिक सुरक्षा और हाईवे रेस्क्यू को लेकर जो वाहन की आवश्यकता थी पुलिस विभाग को, वो वाहन दिए गए हैं। अन्य सभी तरीके के जो वाहनों की उम्मीद थी कि वो विभाग में होने चाहिए और सरकार से चाहिए, उन सबकी एक लंबी लिस्ट दी गई थी सरकार को, और उस पर मोहर लगाते हुए आज भजनलाल शर्मा ने 150 वाहनों को इस राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल किया है। जी भुवनेश, कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग इस नए सौगात से? देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा ये सौगात देना और खुद मुख्यमंत्री ने आके जब हरी झंडी दिखाई थी, तो कहीं न कहीं पुलिस बेड़े में एक खुशी का माहौल था, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और जब संसाधनों की कमी के कारण कई बार अन्य जो कार्य होते पुलिस नहीं कर पा रही थी, अब उन कार्यों में तेजी आएगी। और जी बिल्कुल भुवनेश, कई कार्यों में तेजी आएगी। भुवनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो पुलिस के 150 नए वाहनों का लोकार्पण जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी है। इस घटना की सूचना मिलते ही ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात एएसआई ने बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। जिस नंबर से फोन आया उस अज्ञात मोबाइल की लोकेशन जो है जयपुर सेंट्रल जेल से आई है। इस पर भी ईस्ट जिला पुलिस और लाइन का जब्ता जो है वो जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। जेल विभाग को सूचना देकर सर्च अभियान जो है वो लगातार जारी है। तो डिप्टी सीएम को वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भुवनेश लगातार बने हुए हैं। भुवनेश, अब डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी प्रज्ञा, देखिए, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। और पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में जिस तरीके से एक कॉल आया और कॉल जब वहाँ उपस्थित ऑफिसर ने अटेंड किया, तो बताया गया कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तुरंत उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया और उसके बाद में जयपुर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ है, उन्होंने टीमें गठित की और टीमों ने तुरंत उस मोबाइल की लोकेशन जो है वो पता की। मोबाइल लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल की आई है और उसके बाद में गठित टीमों ने वहां जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी मोबाइल या संदिग्ध वस्तु जेल में नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि मामला उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन ये चाहता है कि ये गलती दोबारा न हो। और जेल के अंदर से एक कॉल आना और वो किस तरीके से अपराधी है वहां से एक उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो बड़ा ही ये गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है। और बिल्कुल भुवनेश, क्योंकि इससे पहले सीएम को भी जान से मारने की धमकी भी सेंट्रल जेल की तरफ से ही आई थी, तो ऐसे में प्रशासन पे तो सवाल उठेगा ही कि आखिर इस तरह के जो कॉल्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। जी प्रज्ञा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम को ये धमकी दी गई, इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जान से मारने की धमकी मिली थी और वो कॉल भी दौसा की जेल में एक जो कैदी था उसने कॉल करके धमकी दी थी। तो कहीं न कहीं बात केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने का नहीं है मात्र, क्योंकि हालांकि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, उन्हें कोई भी क्षति पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरीके से ये कॉल आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं राजस्थान की जेलों के अंदर जो अपराधी बैठे हैं वो बेखौफ है। अपराधियों के पास में मोबाइल जिस तरीके से पहुंच रहे हैं और उसी मोबाइल से वो जब एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही कि जेल जो है
उसमें ये सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो रही है। और दूसरा ये कहा जा सकता है कि जो अपराधी है वो अपनी मंशा व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल भुवनेश, अब देखना ये होगा कि मामले की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किसने डिप्टी सीएम को धमकी दी है, उसके आरोपी की बैकग्राउंड क्या कुछ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में भजनलाल सरकार प्रत्येक संभाग पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस परेड ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय समारोह में अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर संवाद भी किया। साथ ही सीएम भजनलाल ने गरीब, घुमंतु, दिव्यांग और श्रमिकों के लिए भी कई बड़ी बातें की और कई घोषणाएं भी की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाहुचर योजना लागू की है। इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएगा, अगर उसकी आंख कमजोर होंगी और अगर उसको नहीं दिखता है तो गाड़ी का क्या करेगा। इसलिए हमने कहा कि उनकी निःशुल्क जांच होगी और चश्मा भी उनको सरकार देगी। ऐसे लोगों के लिए ये हमने काम किया है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट कर दी है। इस योजना के दिशा निर्देश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा विधायक होता है, उसके लिए बैठने का स्थान होता है, वो घर होता है तो घर उसका दूर हो सकता है कहीं। हमने कहा कि वो एक सेंटर पर एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए और उस जन सुनवाई केंद्र में हमारी जनता की समस्याओं को सुने, तत्काल उनको ऑनलाइन जोड़े और उनको सारा कंप्यूटर व्यवस्था हो जिससे कि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हमने राज्य के दिव्यांग जनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर भी वितरित किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण भी किया गया है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। हम अनुभव पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ एक सशक्त समाज की नींव भी रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदनाएं समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां बड़े हादसे की सूचना मिलने पर जिले का प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है और मौके पर 5 से 10 मिनट में प्रशासन का अमली जामा जो है वो पहुंच गया। इसमें मौके पर एसपी, डीएसपी सहित 5 थाने की पुलिस जो है मौके पर पहुंची और साथ ही आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और वहां के हालात को जाना। आपको बता दें, हालांकि पूरा मामला जो है वो मॉक ड्रिल का निकला, जिसमें प्रशासन ने वहां के हालात जाने और संतुष्टि जाहिर की। यहाँ पर एक मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया, उसमें झिंडिया घाटी पे एक बड़े एक्सीडेंट की सूचना थी, तो इसमें सारी ही एजेंसियों का रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा। और इसी के साथ साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं और उसमें जो कमियाँ निकलती हैं उसके सुधार हेतु ही एक्सरसाइज की जाती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। विधायक रामा अवतार बैरवा ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अपना ज्ञापन सौंपकर नेशनल हाईवे 52 पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग रखी है। आपको बता दें कि चाकसू के उत्तरी प्रवेश द्वार और निमोडिया मोड़ सहित 3 स्थानों पर ओवरब्रिज बनाने का अनुरोध किया गया है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण इन तिराहों पर आए दिन हादसे होते हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी और कार्य स्वीकृति का आश्वासन भी दिया। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध जताया गया। ज्ञापन में कहा गया कि रामजी लाल सुमन संसद में महाराणा सांगा को लेकर दिए गए बयान से हिंदू समाज और देशभक्तों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं। ये राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का अपमान है और इसे सहन नहीं किया जाएगा। संगठन ने राष्ट्रपति से सांसद की लोकसभा सदस्य समाप्त करने और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की भी मांग की है। मैं गजेंद्र सिंह कालवी, श्री राजपूत करनी सेना का संभाग का प्रभार देखता हूं मैं, और जो ये कुछ हो रहा है, जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे इतिहास के वीर पुरुषों के योद्धाओं के खिलाफ एक बदनीयती से तुच्छ लोग, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, वो लोग देश की सबसे सर्वोच्च संस्था के अंदर अनर्गल बातें करते हैं। ये सारा समाज। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महारानी कॉलेज जयपुर में मरुधर नारी सशक्तिकरण संगठन और भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों को अहिल्याबाई होलकर के सामाजिक क्षेत्र में दिए गए योगदान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। आपको बता दें, इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, अहिल्याबाई होलकर का जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका योगदान आज भी महिलाओं के उत्थान, सम्मान, अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए एक आदर्श बना हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां 9 वर्ष चैत्र रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, 9 वर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष ने बताया कि समिति भारतीय 9 वर्ष को पूरे उल्लास के साथ मनाएगी, ताकि समग्र भारतीय समाज में यह स्पष्ट संदेश जा सके कि वैदिक काल गणना पर आधारित 9 वर्ष तो चैत्र शुक्ला प्रतिपद से ही शुरू होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा समाज और राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। ये दिवस राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक प्रसंगों को अपने में समाहित किए हुए है। इसके साथ ही ये 9 वर्ष काल गणना के आधार और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही तय की जाती है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन सभी नक्षत्र अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं और इसी कारण इस दिन को सर्वाधिक शुभ माना जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां गोगड़ फैब्रिक्स फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में सूख रहे करीब 1500 कपड़ों के थान जो है वो जलकर खाक हो गए। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर
काबू पाया गया। आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि हमें आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से 3 दमकल की गाड़ियां जो है वहां भेजी गई, जिन्होंने लगातार 2-2 फेरे कर 2.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि फैक्ट्री के मालिक के अनुसार 1500 थान सूख रहे थे, जो कि आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां नगर निगम से क्षेत्र की सीमा विस्तार को लेकर एक तरफ जहां कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया जा रहा है, उनमें से कुछ गांव के ग्रामीण इसका विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने का विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना था कि नगर निगम सीमा में आने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होगी, नगर निगम मुख्यालय काफी दूरी पर होगा और साथ ही छोटे छोटे काम करने के लिए उन्हें बार बार नगर निगम मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, जबकि अब तक सारे काम गांव में ही हो जाते हैं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।